ये फियर्स बीस्ट ट्रायल ग्राउंड की कल्टीवेशन बेनिफिट्स बुरी नहीं हैं, लेकिन ग्रेविटी फील्ड और डॉर्मिटरी एरिया जितनी डायरेक्ट फील नहीं आती। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो यहाँ मार्शल आर्ट कल्टीवेट करना लेज़र एरे से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। टाइम के साथ ये जगह काफ़ी टेरिफाइंग बन सकती है। ये सोचकर वेनपिंग फाइनली ट्रायल ग्राउंड से निकल गया। उसका अगला स्टॉप वही जगह थी जिसका उसे पिछले 2 दिन से बेसब्री से इंतज़ार था, बैटल रेल्म, जो ट्रायल ग्राउंड के अपग्रेड के बाद बना था। सिस्टम के मुताबिक बैटल रेल्म के वेन्स का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इस दुनिया से बिल्कुल अलग था, और इस दुनिया के अंदर कल्टीवेट करने से एक और मैं पैदा होता है। एक ऐसा मैं जो फुल्ली सेल्फ अवेयर होता है। मेरी ही रेल्म, मेरी ही स्ट्रेंथ, पर मेरी हर वीकनेस भी उसे पता होती है। चाहे फाइट में मैं पहले लेफ्ट हैंड यूज करता हूँ या राइट, चाहे मेरी छोटी से छोटी साइकोलॉजिकल स्कार हो, वो सब जानता है। नो योर सेल्फ, नो योर एनिमी, एंड यूल ऑलवेज विन। यहाँ ये बात बिल्कुल सच थी। अगर ऐसा कोई इंसान रियल दुनिया में होता तो उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल होता। तुम कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, वो तुम्हारा एग्जैक्ट वर्जन होता। फियर्स बीस्ट ट्रायल ग्राउंड को क्रॉस करके वेनपिंग बैटल रेल्म के एंट्रेंस पर पहुंचा। ये चुराओ माउंटेन के एक टूटे हुए क्लिफ के पास था। पहले यहाँ सिर्फ एक फ्लैट स्टोन स्लैब होती थी जो बेलों और झाड़ियों से ढकी रहती थी। अब सब बदल चुका था। स्टोन वॉल के बीच में सफ़ेद और पीले रंग की वेव्स चल रही थी, बिल्कुल पानी के रिपल्स जैसे। सिस्टम बोला, बस अंदर चलो, वही बैटल रेल्म है। वेनपिंग ने एक पल भी हेजिटेट नहीं किया। उसका पैर सीधा स्टोन वॉल के अंदर घुस गया, बिना किसी रेजिस्टेंस के। और जब उसने आंखें खोली, उसके सामने एक नई दुनिया थी। नीला आसमान, सफ़ेद बादल, हवा में लहराती घास, दूर तक फैला हुआ ग्रासलैंड जहाँ गायें और भेड़ें चर रही थीं। हल्का सा हवा का झोंका आया और वेनपिंग के बाल और कपड़े हिल गए। उसने गहरी सांस ली और तुरंत ही फ्रेश महसूस किया। यही है बैटल रेल्म। सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ, इस रेल्म की कोई बाउंड्री नहीं है। तुम एक होराइजन से गायब होगे और पीछे वाले से वापस आ जाओगे। अब क्या तुम अपने दूसरे मैं के साथ ड्यूअल करना चाहोगे? बिल्कुल, आखिर मैं खुद से लड़ने ही तो आया हूँ। जैसे ही उसने कहा, उसके सामने 10 मीटर दूर हवा हिलने लगी और एक आदमी अचानक अपीयर हो गया। वही चेहरा, वही हाइट, वही कपड़े, सायान माउंटेन और स्ट्रीम शर्ट। इतना हैंडसम कि वेनपिंग खुद सोचने लगा, सामने वाला बंदा तो सच में हैंडसम है। और ये तारीफ बिल्कुल सिंसियर थी। सबसे अजीब बात ये थी कि दूसरे वेनपिंग के जूतों पर भी वही मिट्टी लगी थी जो सुबह हाथ मुंह धोते वक्त वेनपिंग के जूतों पर लगी थी। दूसरा वेनपिंग शांत आवाज में बोला, चलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लगता है तू काफी बिजी है, वेनपिंग मुस्कुराया। फिर दोनों ने स्टैंस ले ली। वेनपिंग ने पहला अटैक किया। वो दौड़ता हुआ आया और राइट लेग से किक मारी, लेकिन सामने वाला बिल्कुल नहीं हिला, जैसे वो जानबूझकर मार खाने का वेट कर रहा हो। पर उसकी आंखों की शांति कुछ और ही कह रही थी। अगला ही पल उसने झुककर वेनपिंग के सपोर्टिंग लेग पर स्वीप मार दी। बम! वेनपिंग सीधा जमीन पर गिर गया। पहले ही मूव में, बिना किसी सस्पेंस के, वो हार चुका था। वाह, कमाल है! वेनपिंग उठा और कपड़ों से घास झाड़ते हुए बोला। फिर खुद से सोचा, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं या अपनी? फिर क्या था, एक के बाद एक अटैक। हर बार वेनपिंग का पंच पकड़ा जाता, हर बार उसकी वीक डिफेंस पर सीधा हिट होता। दूसरा वेनपिंग उसे पूरी तरह जानता था, कौन सा हाथ पहले उठता है, कौन सा मूव सबसे ज़्यादा यूज होता है और कौन सा हमेशा ओपन रह जाता है। वेनपिंग ने एक पंच खाया जो इतना दर्दनाक था कि उसके दांत भिंच गए। फिर भी वो चिल्लाया, एक बार और। टाइम का पता ही नहीं चला, दिन रात बना, रात फिर दिन। जब दूसरा वेनपिंग गायब हुआ, वेनपिंग जमीन पर पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। थकान थी, पर ज्यादा वजह थी बीटिंग। शुरू से लेके एंड तक उसने एक भी हिट लैंड नहीं किया था। हर फ्लॉ, हर वीकनेस, सब उसके सामने नंगा सच बनकर खड़े थे।
वेनपिंग ने कांपती हुई हाथ को देखा। आज पहली बार उसने अपनी फिजिकल लिमिट महसूस की। पैर दर्द कर रहे थे, कमर टूट रही थी, जहां हाथ लगाता वहीं दर्द। ये फीलिंग उसे अपने बचपन की याद दिला गई, जब उसके पिता ने उसे पनिशमेंट दी थी और वो 1 महीने तक बेड से उठ नहीं पाया था। अचानक वेनपिंग उठ बैठा। अरे नहीं, मैं यूमो के लिए सिगार लाना भूल गया। सिस्टम बोला, चिंता मत करो, बैटल रेल्म और बाहर के टाइम में फ़र्क है। बाहर के 2 घंटे यहाँ 24 घंटे के बराबर है, मतलब अभी बस रात होने वाली है। थैंक गुडनेस, मुझे थोड़ा लेटने दो, मैं हिल भी नहीं पा रहा। थोड़ी देर बाद वेनपिंग बैटल रेल्म से बाहर निकला और जंगल में गया। उसने चांगमो टेक्निक चालू की और वुड की अब्जॉर्ब करने लगा। जैसे जैसे वुड की उसके शरीर में घुसता गया, उसकी चोटें भरने लगीं और थका हुआ एसेंस की भी वापस आने लगा। सिर्फ 15 मिनट में वो फिर से बिल्कुल ठीक हो चुका था। वेनपिंग हैरान था। ग्रेड एंटरिंग टेक्निक्स इतनी पावरफुल होती हैं। उसे समझ आ गया कि ऐसी टेक्निक्स बॉडी रिफाइनिंग रेल्म के लोगों के लिए सपना क्यों होती हैं। फिर वो दोबारा बैटल रेल्म के सामने खड़ा हुआ। सिस्टम बोला, बैटल रेल्म का चार्ज 100 गोल्ड पर सेशन। इट्स फाइन। उसके पास अभी भी 10,000 से ज्यादा गोल्ड था। फिर से अंदर गया। 2 घंटे बाद वो फिर पिट के बाहर निकला, चेहरा सूजा हुआ, बॉडी ब्रूजेस से भरी हुई। वुड की अब्जॉर्ब किया, फिर से हील हुआ, फिर से अंदर गया। ऐसे ही करता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। कैलकुलेशन की तो पता चला वो बैटल रेल्म में 4 बार कल्टीवेट कर चुका था, जो बाहर के टाइम के हिसाब से 4 दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग के बराबर था। और जब वो वेन की अब्जॉर्ब कर रहा था, उसके शरीर का बैरियर नेचुरली टूट गया। वेनपिंग ऑफिशियली बॉडी रिफाइनिंग रेल्म के 11th लेवल में एंटर कर चुका था। चैप्टर 57 नया मिशन रिलीज हुआ। काओशान सेक्ट मेन हॉल। बैंग! लकड़ी की कुर्सी जोर से टूट गई और हुआ लियाओ उसके पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, जैसे सारी जान ही निकल गई हो। यही था तेरा काम करने का तरीका? गुस्से से भरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। ना तो प्रोफाउंड रेल्म का फेवर जीत पाया और ऊपर से एक एल्डर को सड़क पर फेंकवा दिया। बता, अब मैं अपनी इज्जत कहाँ ले जाऊं? हुआ लियाओ का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने अपना सर जमीन से टकरा दिया। सेक्ट लीडर, कृपया शांत हो जाइए। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एल्डर रॉन्ग की मेडिकल स्किल्स इतनी खराब होंगी, और ना ही ये सोचा था कि इमॉर्टल सेक्ट का गार्डियन इतना स्ट्रांग होगा। मैं तो बस जान बचाकर भाग पाया। तो मतलब ये हुआ? हुड के नीचे से आती आवाज़ और भी ठंडी हो गई। जब तू जीत नहीं पाया तो भाग गया? पूरे हॉल का माहौल जैसे जम गया। ठंड तो सिर्फ शरीर को लगती है, लेकिन जो ठंडक इस आदमी से आ रही थी, उसने हुआ लियाओ को ऐसा महसूस करा दिया जैसे वो बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। हुआ लियाओ तुरंत बोला, मैं मौत से डरकर भागने वालों में से नहीं हूँ, बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वेनपिंग को इतनी अच्छी मेडिसिन आती होगी। एल्डर रॉन्ग का झूठ पकड़ा गया और मैं यांग फैमिली में और रुक ही नहीं पाया। एक ठंडी सी हंसी हॉल में गूंज उठी। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसके कान के पास आवाज आई, लोगों को भेजो, उस प्रोफाउंड रेल्म के आदमी और इमॉर्टल सेक्ट के बॉडी रिफाइनिंग 13th लेयर कल्टीवेटर पर नजर रखो। जैसे ही कोई मूवमेंट हो, मुझे तुरंत बताना। यांग हुआ की मौत का इमॉर्टल सेक्ट से जरूर कोई ना कोई संबंध है। तब जाकर हुआ लियाओ ने गहरी सांस ली। जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। चुराओ माउंटेन के शहर पर जब सुबह का सूरज धीरे धीरे उगता हुआ दिख रहा था, वेनपिंग सूखे पत्तों के ढेर पर लेटा हुआ उसे देख रहा था। उसका दिल पहली बार इतना शांत महसूस कर रहा था। बॉडी रिफाइनिंग 11th लेयर, एक ऐसा लेवल जिसका सपना देखना भी कभी उसने हिम्मत नहीं की थी, और आज वो वहां खड़ा था। तभी उसके कान में आवाज गूंजी, मिशन इशूड, रिवॉर्ड्स आ चुके हैं। वेनपिंग तुरंत उठ बैठा। रफ यूड एंड फाइन यूड, एक सुपर सेक्ट सिर्फ जीनियस को नहीं बढ़ा सकता, बल्कि एक वेस्ट को भी अनमैच्ड प्रोडिजी बना सकता है।
मिशन 18 साल से कम उम्र का एक ऐसा डिसाइपल रिक्रूट करो जिसके मेरिडियंस कट चुके हों। एंट्री फीस में छूट दी जा सकती है। कितनी छूट देनी है ये होस्ट डिसाइड करेगा। रिवॉर्ड्स, किसी भी एक बिल्डिंग का फ्री रिमॉडलिंग स्पेशल एबिलिटीज के साथ प्लस एक एनलाइटनमेंट अपॉर्चुनिटी। ये रिवॉर्ड्स कमाल के हैं। फ्री रिमॉडलिंग तो वैसे ही प्राइसलेस था, ऊपर से एनलाइटनमेंट अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा कीमती। पिछली बार जब एनलाइटनमेंट मिला था वो सीधा फ्लड ड्रैगन्स फ्यूरी मास्टर कर गया था। अगर एक और एनलाइटनमेंट मिला तो शायद मैं माइनस सक्सेस तक पहुंच जाऊं, पर अगले ही पल उसने खुद को रोका। वेन टेक्निक्स इतनी आसानी से कौन मास्टर करता है। फिर उसकी नज़र मिशन की कंडीशन पर गई। सेवर्ड मेरिडियंस, ये तो और भी मुश्किल था। आजकल तो हर कोई कुछ ना कुछ कल्टिवेट कर लेता है, चाहे आगे बढ़े ना बढ़े। बॉडी रिफाइनिंग फर्स्ट या सेकंड लेयर तो हो ही जाता है, पर ऐसा कोई ढूंढना जो बिल्कुल कल्टिवेट ही ना कर सकता हो और जिसके मेरिडियंस कट चुके हों। कांगवू जैसी बड़ी जगह में थियोरेटिकली मुश्किल नहीं होना चाहिए, पर सच बहुत मुश्किल। कुछ सोचने के बाद वेनपिंग ने पूछा, सिस्टम मेन हॉल की अट्रैक्शनबिलिटी काम आएगी? काम आएगी, सिस्टम बोला, पर उसकी रेंज अभी कम है। अगर तुम्हें 18 से कम उम्र का सेवर्ड मेरिडियन वाला डिसाइपल जल्दी चाहिए तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी मिशन का टाइम लिमिट 5 दिन है। अगर 5 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो एक बिल्डिंग की स्पेशल एबिलिटी हटा दी जाएगी। क्या? वेनपिंग हैरान रह गया। ये बात मिशन में लिखी ही नहीं थी। अब ऐड कर देता हूँ। मिशन ड्यूरेशन 5 दिन। फेलियर पेनल्टी, एक बिल्डिंग की स्पेशल एबिलिटी रिवोक हो जाएगी। वेनपिंग को लगा जैसे उसने कड़वी दवा पी ली हो। होस्ट प्लीज जल्दी निकल पड़िए, कहकर सिस्टम चुप हो गया। चुराओ माउंटेन की चोटी पर सिर्फ हवा बची थी और वेनपिंग। रिवॉर्ड्स जितने बड़े थे, पेनल्टी उतनी ही भयानक। जब वो युनलान माउंटेन वापस आया, दिन निकल चुका था। कल रात खुद से लड़ते हुए उसके कपड़े फट गए थे, इसलिए उसे जंगल के रास्ते से शर्टलेस ही चलना पड़ा। तिंग्यू पवेलियन पहुंचकर कपड़े बदले और शीशे में देखा। चेहरा पूरा नील और काले निशानों से भरा था, पर फिर भी वो हैंडसम ही लग रहा था। तलवार जैसी भौहें और आंखों में वही पुराना हीरो वाला जोश। डॉम एरिया पहुंचकर उसने यूमो का दरवाज़ा खोला। यूमो बालकनी में सुबह की कल्टीवेशन कर रहा था। वेनपिंग ने टेबल पर सिगार रख दिया। सीनियर यू, सिगार यहीं रख दिया है। दोपहर में जला के पीना, अगर भूल गए और जहर से मर गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। इतना कहकर वो मुड़ गया। यूमो बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखते रह गया। ये पहली बार था कि कोई बॉडी रिफाइनिंग 11th लेयर कल्टिवेटर उससे इतना कैजुअली ट्रीट कर रहा था। सिर्फ एक हफ्ते पहले तक फ्लावर मून सिटी में जब वो खाना खाता तो 100 लोग उसका बिल देने को तैयार रहते थे। 3 तो बॉडी रिफाइनिंग 13th लेयर वाले ही थे। और आज क्या, एक 11th लेयर कल्टिवेटर उसे सीधा इग्नोर कर रहा था। यूमो ने आवाज़ लगाई, छोटे भाई 1 मिनट रुको। कोई काम है? वेनपिंग ने बिना मुड़े पूछा। क्या तुम्हें जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं? मैं प्रोफाउंड रेल्म का कल्टिवेटर हूँ। अभी पावर कम है, पर वक्त आने पर मैं वापस अपनी पीक पर आ जाऊंगा। तो दरवाजे का हैंडल वेनपिंग के हाथ में आ चुका था। यूमो सिर्फ कड़वी हंसी हंस सका। ऐसा बंदा जो स्टेटस की परवाह ही न करे, उससे डील करना सच में मुश्किल था। जल्दबाजी मत करो, यूमो बोला। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जल्दी बोलो, मुझे और काम है। ये जगह, यूमो ने सांस ली। क्या ये नेचुरल है? तुम इस ऑल परवेसिव वेन टेक्निक की बात कर रहे हो? हाँ, नेचुरल नहीं। तो फिर क्या है? वेनपिंग ने सेंटेंस पूरा किया। नेचुरल नहीं, पर फिर भी नेचुरल ही है। और इसका तुमसे क्या लेना देना? सीनियर यू, अपनी चोटों का ख्याल रखें। ज्यादा जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। दरवाज़ा बंद। बाहर निकलकर वेनपिंग ने खुद को थम्स अप दिया। न ज्यादा झुकना, न ज्यादा अकड़ना, मर्दानगी का असली एसेंस। अब टाइम आ गया था माउंटेन से नीचे जाने का और उस वेस्ट को ढूंढने का। जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, किचन से छन छन कढ़ाई की आवाज़ आने लगी।
गर्म तेल और मसालों की खुशबू हवा के साथ विंडो से बाहर निकल रही थी। माउंटेन डॉग हाहा पहले ही किचन में चक्कर लगा रहा था, मुंह से लार टपकाते हुए। उसके पास ही यांग लेले खड़ा था, आंखें फाड़ फाड़ कर कढ़ाई में भूनते हुए मीट को देख रहा था। पहले उसे लगता था कि दिन में एक बार खाना ही काफ़ी होता है, लेकिन जब से उसने हुआइये का बनाया खाना टेस्ट किया है, अब 3 मील भी कम लगते हैं। खासकर आज हुआइये के हाथ का ब्रेस्ड पॉर्क देखकर उसका मुंह पानी से भर गया। हुआइये, सच बोलूं तो तुम कमाल हो, सुंदर भी हो और कुकिंग में भी एक्सपर्ट। है, इतनी भी खास बात नहीं। मैंने तो अपने अडॉप्टिव फादर की सिर्फ 7-8 हिस्सा ही सीखा है। अगर पूरा सीख लेती, तुम भूख से मर जाते। मुझे पता था तुम स्पेशल हो। एक छोटा सा पीस टेस्ट करने दोगी? देखो, भूख से पेट बिल्कुल चिपक गया है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर मान लोगे तो थोड़ा ज्यादा भी दे दूंगी। क्या ड्रामा है, बोलो क्या शर्त है? आज तुम सेक्ट लीडर से सिगार लेने नहीं जाओगे। क्या? फिर तो ब्रेस्ट पॉक भी नहीं चाहिए। मजाक थोड़ी ना था। रोज का एक लाइव सिगार उसे लगता था जैसे उसके बॉडी को बदल रहा हो। और जब वो ग्रेविटी फील्ड में 3 घंटे लगातार सिगार मुंह में डाल के कल्टीवेट करता, तो बिल्कुल एड्रेनलिन बूस्ट जैसा इफेक्ट होता। बिल्कुल थकता ही नहीं। ग्रेविटी फील्ड के 9 टाइम्स एम्प्लीफिकेशन के नीचे उसकी प्रोग्रेस बिजली की तरह बढ़ रही थी। अभी अभी वो बॉडी रिफाइनिंग 6th लेवल तक पहुंच चुका था और उसकी कल्टीवेशन टेक्निक भी एक नया लेवल क्रॉस कर चुकी थी। कुछ ही दिन में माइनर सक्सेस मिलने वाला था, और जब वो हो गया, बॉडी रिफाइनिंग 7th लेवल दूर नहीं था। 15 साल की उम्र में 7th लेवल कांगवू सिटी में शायद ही कोई और उससे ज्यादा इम्प्रेसिव होता। नहीं मान रहा? हुआइये बोली। ठीक है, फिर देखते हैं आज तुम सिगार कैसे खरीदते हो। कल जाओ किंग को नहीं मिला, आज वो पहले ही ले लेगी। एल्डर युन भी चाहता है, मैं भी। सेक्ट लीडर के पास तो सिर्फ 3 ही होते हैं रोज। तो फिर देख लेंगे कौन ज्यादा फास्ट है, यांग लेले बोला। फास्ट? हुआइये हंसी। मैंने जाओ किंग से ऑलरेडी सेटिंग कर ली है। जब वो खरीदेगी, मैं तुम्हें रोकूंगी। जब मैं खरीदूंगी, वो तुम्हें रोकेगी। आज तुम्हारा कोई चांस नहीं। अरे, तुम दोनों तो फुल गैंगिंग अप कर रही हो। तो क्या हुआ, वैसे भी तुम जाओ किंग से जीत नहीं सकते। फिर मैं डील ही इंटरसेप्ट कर लूंगा। यांग लेले का मूड खराब हो गया। उसने बाहर बैठे जाओ किंग को देखा और दिमाग में एक प्लान बन गया। सीधा सेक्ट लीडर को ही रास्ते में पकड़ लेता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने वेन पिंग को आते हुए देख लिया। गुड मॉर्निंग सेक्ट लीडर। यांग लेले दूर से ही हाथ हिलाते हुए भूखा भूखा सा लुक दे रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे भेड़िए ने बकरी देख ली हो। वो दौड़कर आगे बढ़ा ही था कि पीछे से जाओ किंग आ गई। आओ, थोड़ी बात करते हैं। उसका हाथ सीधा यांग लेले के कंधे पर आ गया। क्या सच में आज यही ड्रामा है? बिल्कुल सच, जाओ किंग मुस्कुराई, थोड़ी नॉटी वाली स्माइल से। फिर मैं भी नहीं रुकूंगा। इतना कहकर यांग लेले घूम गया और सीधा पंच मार दिया। जाओ किंग ने रिफ्लेक्स में हाथ उठाकर ब्लॉक किया, लेकिन यांग लेले ने पंच आधे रास्ते में ही रोक लिया और भाग पड़ा। मैं लड़ने नहीं जा रहा, वैसे भी तुमसे जीत नहीं सकता। वो हंसते हुए भाग रहा था। जाओ किंग को समझ आते ही गुस्सा नहीं आया। उसने पास पड़ी झाड़ू उठाई और बिल्कुल निशाने पर उसकी गर्दन के पीछे फेंक दी। थ्वैक! यांग लेले लड़खड़ाया, ऑलमोस्ट गिर ही जाता। भागने की कोशिश? जाओ किंग हंस पड़ी। वो भाग कर आई, जंप किया और एक किक मार दी। कुछ ही मूव्स में बिना किसी सस्पेंस के यांग लेले जमीन पर गिरा हुआ था, हाथ पैर दबाए हुए। हुआइये चाहे बॉडी रिफाइनिंग 6th लेवल पर थी, लेकिन वो टफ थी। उसकी असली स्ट्रेंथ 8th लेवल के बराबर थी। यांग लेले का तो चांस ही नहीं था। ये चीटिंग है, यांग लेले चिल्लाया। जाओ किंग, अगर तुम सिगार लो भी तो मैं पैसे दे दूंगा। हुआइये ने ऑलरेडी पे कर दिया है। क्या? सेक्ट लीडर, एक सिगार मेरे लिए बचा लो, मैं 500 गोल्ड दूंगा। पर थोड़ी ही देर बाद वेनपिंग की आवाज आई, शांत और ठंडी। आज के लिए खत्म हो गए हैं। यांग लेले का चेहरा तुरंत लटक गया। जाओ किंग और बाकी लोगों को सिगार के साथ देखकर वो बस बोल पाया, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जाओ किंग, जब मैं क्लाउड एंड हैंड को ग्रेट सक्सेस तक ले जाऊंगा ना, मैं बदला जरूर लूंगा।
अभी माइनर सक्सेस हुआ है और तुम ग्रेट सक्सेस के सपने देख रहे हो। सपने बड़े रखने की भी हद होती है। जाओ किंग हंसी। उसके मन में था, इवन अगर यांग लेले ग्रेट सक्सेस भी कर ले, तब भी वो उससे ज्यादा स्ट्रांग ही रहेगी। वेनपिंग ये सब देख रहा था। उसने यांग लेले को गौर से देखा, थोड़ा सोचा, फिर बोला, आज से एक रूल है, जब तुम जाओ किंग के साथ ड्रॉ कर पाओगे ना, तब आकर मुझसे लाइफ सिगार मांगना। हाँ, ये सुनकर सिर्फ यांग लेले ही नहीं, जाओ किंग भी शॉक हो गई। यांग लेले तुरंत बोला, सेक लीडर, जाओ किंग नॉर्मल नहीं है, सेम रेल्म में वो अनबीटेबल है। 5th लेवल में भी वो 7th लेवल के डीमन से लड़ चुकी है। मैं उसके साथ ड्रॉ कैसे कर सकता हूँ? तो मतलब तुम मान रहे हो तुम मुझसे कमजोर हो? इस सवाल पर यांग लेले चुप हो गया। कौन मानता है खुद को कमजोर? दिल में मानता भी हो तो जबान पर नहीं लाता। वेनपिंग की आवाज बिल्कुल न्यूट्रल थी, पर उसमें अथॉरिटी थी। जाओ किंग को भी ऑकवर्ड लगा। उसका इरादा सिर्फ आज यांग लेले को सिगार लेने से रोकना था, कल के लिए नहीं। पर बात यहाँ तक आ गई। सेक लीडर, ये उसकी गलती नहीं है, बस हमारे ब्लड लाइन्स अलग हैं। ब्लड लाइन कमजोर होने का बहाना नहीं होता। यांग लेले, याद है मैंने पहले क्या बोला था? यांग लेले ने धीरे से सर हिलाया। याद है। अच्छा, अगर तुम ब्लड लाइन के नाम पर कमजोर रहना चाहते हो तो आज ही इंसान सेक छोड़ दो। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो खुद को ही कम समझ ले। वेनपिंग कम बायर्स चाहता नहीं था, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया कि यांग लेले का रेल्म बढ़ रहा है पर उसकी स्ट्रेंथ पीछे रह गई है। जाओ किंग स्ट्रांग थी, ये सच है, पर इतना डिफरेंस होना ये गलत था। शायद यांग लेले ने मान लिया था कि वो नेचुरली कमजोर है, और ये सोच ही सबसे खतरनाक होती है। वेनपिंग ने अपने कपड़ों से कुछ कागज निकाले और यांग लेले को दिए। ये ग्रेविटी फील्ड और डॉर्मिटरी एरिया में चिपका देना। यांग लेले ने कागज देखे। ग्रेविटी फील्ड 10 गोल्ड पर आवर, मैक्स 3 आवर्स डेली। डॉर्मिटरी एरिया 50 गोल्ड पर डे। लाइफ सिगार, फर्स्ट 50 गोल्ड, सेकंड 100 गोल्ड, थर्ड 500 गोल्ड। और नीचे नया ऐड हुआ, फियर्स बीस्ट ट्रायल ग्राउंड, 50 गोल्ड डेली। बैटल रेल्म, 100 गोल्ड पर एंट्री, 2 आवर्स। यांग लेले ने कागज हाथ में पकड़कर गहरी सांस ली। आज उसे सिर्फ एक लेसन नहीं मिला था, उसे जिंदगी का सबसे बड़ा वेकअप कॉल मिला था। चैप्टर 59, अलविदा पुरानी दोस्त। यांग लेले तुरंत मुड़ गया और क्यूरियोसिटी से पूछा, सेक लीडर, ये नीचे जो लिखा है फियर्स बीस्ट ट्रायल ग्राउंड और बैटल रिल्म, क्या चीज़ है? एक दिन के 50 गोल्ड और एक सेशन के 100 गोल्ड। ये सुन के ही उसे झटका लग गया। डॉर्मिटोरी एरिया में वेन टेक्निक कल्टीवेट होती है और वहाँ सिर्फ 50 गोल्ड लगते हैं रोज। तो क्या फियर्स बीस्ट ट्रायल ग्राउंड का फायदा भी वेन टेक्निक जितना ही है? और बैटल रिल्म तो और भी शॉकिंग था, सिर्फ 2 घंटे के लिए 100 गोल्ड। वेनपिंग शांत आवाज में बोला, ये दोनों जगह कॉम्बैट टेक्निक्स और बैटल एक्सपीरियंस के लिए हैं, तुम्हारे करंट स्टेज के लिए परफेक्ट। पर इतना महंगा क्यों? महंगा मतलब बेहतर। तुम्हारा रेल्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसे कंसोलिडेट करना जरूरी है। अगर तुम स्ट्रांग बनना नहीं चाहते तो कमजोर रह सकते हो, और वहां जाने की जरूरत नहीं। यांग लेले ने बिना सोचे समझे बोला, सेक लीडर, मुझे जाना है। तो पहले नोटिस लगा दो। ठीक है, और यांग लेले भाग गया। लंच के बाद वेनपिंग यांग लेले और युन लियाओ को चुराओ माउंटेन ले गया। जाओ किंग और बाकी लोग ग्रेविटी फील्ड चले गए। उनका मानना था कि उनके लिए रेल्म बढ़ाना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि डीमन रेस ट्रांसफॉर्म होती है, उनका स्किन इतना टफ हो जाता है कि ह्यूमंस के साथ फाइट में वो ज़्यादा गलतियां भी अफोर्ड कर सकते हैं। पर यांग लेले के लिए कॉम्बैट टेक्निक ही उसका असली रास्ता था। कमज़ोर होना डरावना नहीं होता, खुद को कमज़ोर मान लेना सबसे डरावना होता है। उसे याद आया कैसे वो बिना सोचे समझे खुद को जाओ किंग से नीचा मानता आ रहा था। शर्म सी महसूस हुई। वेनपिंग के साथ फियर्स बीस्ट ट्रायल ग्राउंड पहुंचकर उसने 50 गोल्ड दिए और अंदर चला गया। सेक लीडर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यांग लेले ने अंदर खड़े होकर आयरन प्लेट छुई और कंफ्यूजन में बोला। बाहर से वेनपिंग की आवाज आई, अभी दिख जाएगा। कुछ ही सांसों के बाद सामने की स्पेस हिलने लगी और एक ब्लूइश ब्लैक मॉन्स्टर उभर आया।
वो बैल जैसा लगता था, पर उसके सींग नहीं थे और सिर्फ एक ही पैर था। बस उसकी आंखों में देखकर ही दिल कांप गया। क्वीन नू। यांग लेले का गला सूख गया। सेक्ट लीडर, क्या मुझे सच में इस लेजेंडरी डीमन से लड़ना होगा? उसका मन कर रहा था रो दे या फिर भागने का रास्ता ढूंढे। तभी उसके कान में वेनपिंग की आवाज गूंज उठी। क्या तुम सच में खुद को कमजोर मानते हो? उस पल उसे 1 साल पहले का वक्त याद आ गया, जब सब उसका मजाक उड़ाते थे। तब वो सबसे कमजोर था, फिर भी उसके पास हिम्मत थी, बेलगाम। तो आज वो हिम्मत कहाँ चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यांग लेले ने गहरी सांस ली और कुई नू को घूर के चिल्लाया, आओ, अगर दम है तो आज ही मुझे मार दो। ट्रायल ग्राउंड के बाहर यून लियाओ थोड़ा कंफ्यूज था। सेक्ट लीडर, ये सब क्यों? सेम रेल्म में ह्यूमंस कभी ट्रांसफॉर्म डीमंस का मुकाबला नहीं कर सकते। वेनपिन में शांत जवाब दिया, ये रूल बाकी सब के लिए है, इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए नहीं। यांग लेले का फॉर्चून बहुत बड़ा है। 1 साल में 5 रेल्म्स क्रॉस करना सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से है। पर अब उसके पास परसिस्टेंस है, अनस्टॉपेबल माइंडसेट नहीं। उसे लाइफ एंड डेथ बैटल्स चाहिए, और ये फियर्स बीस्ट ट्रायल ग्राउंड उसके लिए परफेक्ट है। यहाँ कॉम्बैट टेक्निक्स 3 गुना तेज ग्रो करती हैं। तो फिर ह्वाइये का क्या? यांग लेले को मैं फ्यूचर सीनियर डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, इसलिए उसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ह्वाइये अलग है, उसका रोल एक शेफ का है। शेफ? यून लियाओ थोड़ा शॉक हो गया। ह्वाईकॉन्ग की अडॉप्टेड डॉटर को क्या आप सच में काम वाली बना रहे हैं? अगर उसे पता चला तो? काम वाली नहीं, डिवाइन शेफ। और कौन कह रहा है कि कुक होना छोटा काम होता है? बस ह्वाइये का टैलेंट कम है, इसलिए वो इमॉर्टल सेक्ट में कुक बनकर ही रह सकती है। तो फिर फर्क क्या है काम वाली और शेफ में? तुम डिवाइन शेफ की वैल्यू नहीं समझते। छोड़ो, चलो तुम्हें बैटल रेल्म दिखाता हूँ। यून लियाओ को समझाने के बाद वेनपिंग यूनलान माउंटेन से नीचे उतर गया। पर नीचे आते ही उसे लगा जैसे वो बिना कंपस के भटक रहा हो। 18 साल से कम उम्र का, जिसके सब मेरिडियन सेवर्ड हों। आखिर वो मिलेगा कहाँ? कोई सुराग नहीं था। वेनपिंग बस रास्ते में लोगों से पूछता रहा। शाम हो गई पर हाथ कुछ भी नहीं आया। उसने एक इन में जाकर शराब का एक घड़ा और कुछ स्नैक्स मंगवाए और लोगों की बातें सुनने लगा। कहता तो सब है, इन में बैठने वाले सब कुछ जानते हैं। वेनपिंग ने भी यही माना, पर नतीजा? निराशा। अगला दिन आया। वेनपिंग ने नया तरीका सोचा। उसने खुद पैसे लगाकर लोगों को शराब पिलाई और कैजुअली पूछता रहा, तुम लोग किसी ऐसे लड़के को जानते हो जिसके मेरिडियंस कट गए हों? 100 से ज्यादा घड़े खरीद लिए, पर एक भी यूजफुल बात नहीं मिली। बिल चुका के वो फिर सड़कों पर भटकने लगा। जहां भीड़ होती वहीं जाता। तीसरा दिन कोई रिजल्ट नहीं। चौथा दिन शाम होते होते वो परेशान हो चुका था। अगर वो लड़का नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ग्रेविटी फील्ड, डॉर्मिटोरी एरिया, ट्रायल ग्राउंड, किसको छोड़े और किसको बचाएं? उसका दिमाग घूम रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, वेनपिंग? जैसे बोलने वाले को भी यकीन नहीं हो रहा हो कि सामने वाला सच में वेनपिंग है। वेनपिंग ने मुड़कर देखा और 4 दिन बाद पहली बार मुस्कुराया। सामने खड़ा था उसका पुराना दोस्त, कांगवू सिटी के दिनों का साथी। नाम था जिनमू। उसके माँ बाप रेस्टोरेंट बिजनेस में थे, इसलिए वो काफी रिच था। जिनमू को न कल्टीवेशन पसंद थी, न रेस्टोरेंट संभालना। और उस वक्त वेनपिंग को भी इमॉर्टल सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर बनना पसंद नहीं था। इसी कॉमन पॉइंट ने उन्हें दोस्त बना दिया था। 1 साल बाद मिल रहे थे। जिनमू थोड़ा मोटा हो गया था, पर आदत अभी भी वही। एक तरफ ड्रंकन ड्रीम पवेलियन की शाओ चुई और दूसरी तरफ कीहोंग एकेडमी की शाओ हुआ। आते ही जिनमू ने वेनपिंग को जोर से गले लगा लिया। शराब और परफ्यूम की तेज खुशबू एक साथ आ गई। मुझे लगा मैं हैल्यूसिनेट कर रहा हूँ। वेनपिंग हल्का सा हंसा। ब्रदर जिन, आप अभी भी वैसे ही कैफरी हैं। कैफरी रहना ही तो जिंदगी है। जब पैसा खर्च ही नहीं होना तो कमा कमा के मरने का क्या फायदा? वेनपिंग के दिल में अब पहले जैसी दोस्ती वाली फीलिंग नहीं थी, पर नफरत भी नहीं थी। थोड़ी देर बात करना शायद पिछले 4 दिन की उदासी कम कर दे। एक ड्रिंक के लिए बैठोगे? वेनपिंग ने पूछा। रहने दो, मुझे अभी ये होंग क्वार्टर वापस जाना है।
गोल्डवुड हंसा और वेनपिंग भी मुस्कुराया। गोल्डवुड का हंसना तो समझ आता था, नशे में जो था। पर वेनपिंग इस बात पर हंसा कि ये पहली बार था जब किसी ने ये हॉन्ग क्वार्टर को घर बोला हो। क्या वो सच में उसे अपना घर मानता है? गोल्डवुड ने अपनी लेफ्ट साइड खड़ी लड़की श्याओ चुई को हल्का सा धक्का दिया और वो सीधा वेनपिंग के पास जा लगी। श्याओ चुई, मेरे भाई के साथ 2 पैग लगा लो। बता देता हूँ तुम्हें, ये इमोर्टल सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर है। तुम्हारे अमीर लोग भी इसके सामने कुछ नहीं। श्याओ चुई मुस्कुराई और तुरंत पास आ गई। इस लाइन में काफ़ी टाइम बिता चुकी थी, इसलिए उसका अंदाज नेचुरल ही सिडक्टिव था। उसे सामने वाले की आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पैसा हो तो हर आदमी उसके लिए रिस्पेक्ट के लायक होता है। यंग मास्टर, मैं आपके साथ ड्रिंक कर लूं? वेनपिंग ने कप उठाया, फिर अचानक अपना माथा थपथपाया जैसे कुछ याद आ गया हो। मिस, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुमने जवाब दे दिया, ये 10 गोल्ड कॉइन्स तुम्हारे। थर्ड। टेबल पर 10 गोल्ड कॉइन्स गिर पड़े। श्याओ चुई की आंखें फैल गई। यंग सेक्ट लीडर सच में अलग होता है। 10 गोल्ड कॉइन्स! इतना पैसा तो कोई महीने भर काम करके कमाता है, और वेनपिंग ने कैजुअली दे दिया। तुमने कभी किसी ऐसे लड़के के बारे में सुना है जिसकी सारी मेरिडियंस कट चुकी हों और जो 18 साल से छोटा हो? गोल्डवुड ने सुनते ही थोड़ा डिसअपॉइंट होकर कहा, ब्रो, कैसा अजीब सवाल है ये। पर श्याओ चुई तुरंत बोली, मुझे पता है। बोलो। 2 दिन पहले एक क्लाइंट ने बताया था, उनके मार्शल आर्ट्स हॉल में एक लड़का आया है, बिल्कुल क्लमजी, और उसकी सारी मेरिडियंस कट चुकी हैं। उन लोगों ने दया खा के उसे रख लिया। अगर पहले पता होता तो मैं सीधा तुम्हारे पास ही आ जाता। श्याओ चुई की बात सुनते ही वेनपिंग का मन हल्का हो गया। उसने 10 गोल्ड कॉइन्स आगे सरका दिए। कौन सा मार्शल आर्ट्स हॉल? शायद लॉन्ग हुआ मार्शल आर्ट्स हॉल। लॉन्ग हुआ मार्शल आर्ट्स हॉल? हाँ, इसी गली के एंड में है, नया खुला है। जो क्लाइंट था उसका नाम शायद ली हुआ था। थैंक्स, ये कहकर वेनपिंग खड़ा हो गया। तभी गोल्डवुड ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए बोला, ब्रो, पक्का वहाँ जाना है? बिल्कुल। तो फिर एक एडवाइस ले लो, वहाँ जाके पुराने लोग मिल गए तो दिल दुखेगा। लॉन्गहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल तुम्हारे ही एक पुराने दोस्त का है, नाम में हुआ आता है, सोच लो। हुआ? पुराना दोस्त? नाम में हुआ? शी हुआ? हाँ, वही। उसके आसपास जो लोग घूमते हैं सब काओशान सेक्ट के एल्डर्स के डिसाइपल्स हैं। तुम्हारे करंट स्टेटस के साथ पक्का जाना चाहते हो? क्यों नहीं? इतना कहकर वेनपिंग सीधा टैवर्न से निकल गया। गोल्डवुड ने सिर हिलाया, जिद पे आ गया है, अपनी ही बेइज्जती करवाने। रात के बाजार से गुजरते हुए वेनपिंग बार बार ली हुआ का नाम सोच रहा था। हाँ, वो भी उसका एक पुराना जान पहचान था। ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, पर नाम याद था। कुछ ही देर में वो गली के एंड पर पहुंच गया, लॉन्गहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल के गेट पर। हाथ से कॉपर रिंग पकड़कर उसने एक पल हेजिटेशन की, फिर धीरे से नॉक किया। थर्ड, थर्ड। अंदर से आवाज आई, आ रहा हूं, आ रहा हूं। आवाज एक जवान लड़के की थी, कमजोर, थकी हुई, जैसे कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका हो। वेनपिंग ने सोचा, ये तो गेटकीपर नहीं लगता। अगर मार्शल आर्ट्स हॉल का गेटकीपर ऐसा हो तो वो मार्शल आर्ट्स हॉल कैसा होगा? शायद बस कोई बेचारा लड़का था जो बस दरवाज़ा खोल रहा था। दरवाज़ा खुला, बिखरे बालों के बीच से एक जवान चेहरा दिखा। क्या चाहिए? वेनपिंग ने जवाब नहीं दिया, बस सामने लड़के के ऊपर सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखकर अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल की। नाम ज़ाओ यी, एज 17, रियल्म नन, मेरिडियंस कंप्लीटली ब्रोकन, टैलेंट 4 स्टार, फ्लावर मून सिटी के ज़ाओ फैमिली का बड़ा बेटा। 2 स्टार पावर को ऑफेंड करने के बाद पूरी फैमिली खत्म हो गई। जिंदा बच गया, पर अपनी मेरिडियंस खोकर। अभी लॉन्गहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल का कर्जदार है। आखिर मिल ही गया। वेनपिंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। पिछले 4 दिन की परेशानी इस एक पल के सामने कुछ भी नहीं थी। क्या चाहिए? ज़ाओ यी ने दोबारा पूछा। कुछ नहीं, मैं बस, वो कहने ही वाला था, बस देखने आया हूँ, थोड़ी बात कर सकता हूँ क्या? तभी अंदर से एक आवाज़ आई, वेनपिंग।
ये आवाज़ वो तुरंत पहचान गया। शी हुआ। शी हुआ ने उसे देखा तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया जैसे सालों बाद कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। कितना अजीब कोइंसिडेंस है। तुम यहाँ कैसे? वेनपिंग ने कहा, रास्ते से गुजर रहा था, सुना तुम यहाँ मार्शल आर्ट्स हॉल चला रही हो तो देखने आ गया। शी हुआ ने आंखें घुमाई। सच में? तुम्हें लगता है मैं मान लूंगी? अगर तुम नहीं मानती तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। तभी अंदर से किसी के आने की आहट हुई। हल्का शांत सा टोन। शी हुआ, कौन आया है? शी हुआ थोड़ी घबरा गई और धीरे से बोली, वेनपिंग, आज ठीक टाइम नहीं है, कल आ जाना। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी, पर देर हो चुकी थी। वो इंसान ऑलरेडी पास आ गया था। वेनपिंग ने देखा, ये था ली हुआ। उसे देखकर ली हुआ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह, यंग सेक्ट लीडर, इतनी जल्दी जा रहे हैं? आए हो तो अंदर बैठो ना। उसने यंग सेक्ट लीडर शब्द पर खास जोर दिया। वेनपिंग समझ गया, ताना था ये। शी हुआ से मिलने की ऑकवर्डनेस अब उसके चेहरे पर ठंडक बन चुकी थी। शी हुआ, ये कौन है? वेनपिंग ने पूछा। शी हुआ थोड़ी सरप्राइज थी। ये सीनियर ब्रदर ली है। हम तीनों एक ही सेक्ट में थे। मार्शल आर्ट्स हॉल हम दोनों ने मिलकर खोला। मैंने पैसा लाया, इसने मेहनत। वेनपिंग ने सोच समझकर कहा, बॉडी रिफाइनमेंट 5th लेवल। शी हुआ, तुम्हें लगता है इतनी स्ट्रेंथ बच्चों को सिखाने के लिए काफ़ी है? तुम। ली हुआ के हाथ कस गए। दिल में गुस्सा उबल रहा था, पर चेहरा शांत रखा। वो चिल्लाना चाहता था कि क्या तुम अभी भी खुद को यंग सेक्ट लीडर समझते हो, पर उसने खुद को रोका। वेनपिंग, ली हुआ बोला, बड़े लोग अक्सर पुरानी बातें भूल जाते हैं। वो टाइटल अब बस पास्ट है। अब मैं काओशान सेक्ट के एल्डर सन का इनर डिसाइपल हूँ। उसके मन में एक ही बात थी, तुम मुझे मेरे रियल्म के लिए जज करते हो, पर मुझे भी तुम्हारा करंट स्टेटस पसंद नहीं। एल्डर सन? वेनपिंग ने सोचा, फिर याद किया, क्या उनके दूसरे डिसाइपल का नाम मुईयान नहीं है? हाँ, शी हुआ ने सिर हिलाया। वेनपिंग ने ली हुआ को देखा और धीरे से बोला, तो तुम सच में उस एल्डर सन के डिसाइपल हो? उसे याद आया जब इमॉर्टल सेक्ट में डिसाइपल्स लेने के टाइम एल्डर सन और मुईयान ने हंगामा किया था और उसे और युन लियाओ ने दोनों को झाड़ियों में फेंक दिया था। वेनपिंग हल्की सी हंसी के साथ बोला, बीमारी सच में फैलती है। ली हुआ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जाओ यी को साइड होने का इशारा किया और सीधा वेनपिंग से बोला, वेनपिंग, इतनी रात को मेरे लॉन्गहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल आए हो तो क्या चाहते हो? सिर्फ पुरानी दोस्ती याद करने तो नहीं आए होंगे ना? चैप्टर 61 1000 सोने का मोल, रैंसम। वेनपिंग ने ली हुआ की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र सीधी शी हुआ पर थी। मैं अंदर आकर थोड़ा देख सकता हूँ? उसने पूछा। शी हुआ ने हल्का सा सर हिला दिया। जैसे ही वेनपिंग अंदर गया, शी हुआ के मन में एक ख्याल उभरा, क्या वेनपिंग ने मेरी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली? पर अगले ही पल उसने खुद ही इस सोच को झटक दिया। इमॉर्टल सेक्ट इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि एल्डर यांग हुआ जैसे लोगों को भी मिटा सकती थी, और यांग फैमिली का बड़ा बेटा यांग लेले भी अब इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल बन चुका था। ऐसे में सेक्ट लीडर होकर वेनपिंग क्यों लॉन्गहुआ जाकर नौकरी करेगा? फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेनपिंग यहाँ आया ही क्यों। बिल्कुल वैसे ही जैसे तब समझ नहीं आया था जब इमॉर्टल सेक्ट गिरा था और फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। क्या तुम सच में मुझे देखने आए हो? शी हुआ ने धीरे से पूछा। नहीं, शी हुआ ने हल्की सी ओह की आवाज़ निकाली, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी चमक गई, जिसे वो खुद भी महसूस नहीं कर पाई। वेनपिंग बोला, मैं बस रास्ते से जा रहा था और मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। आह, क्या नहीं जा सकते? नहीं नहीं, जा सकते हो, यहीं से सीधा जाओ, बिल्कुल एंड में है। शी हुआ बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। उसने जो भी सिनेरियो सोचे थे, कोई भी सही नहीं निकला। तब तक ली हुआ, जो पहले से ही वेनपिंग को पसंद नहीं करता था, आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। वेनपिंग, अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो शी हुआ से तुम्हारे लिए सिफारिश मत करवाना। ली हुआ के बोलते ही शी हुआ का चेहरा बदल गया।
उसने अनजाने में मार्शल आर्ट्स हॉल के बैक कोर्टयार्ड की तरफ देखा, जैसे वहां कोई ऐसा हो जिससे वो डरते हों। पर वेनपिंग तो सिर्फ टॉयलेट जाने आया था, उसे भगाना भी अजीब लगता। वेनपिंग, शीहुआ ने धीरे से कहा, काम हो जाए तो तुरंत निकल जाना। आज यहाँ काओशान सेक्ट के लोग आए हुए हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया। समझ गया, वेनपिंग ने सर हिलाया। शीहुआ मुड़कर चली गई। ली हुआ ने रास्ता छोड़ दिया। दिल ही दिल में वो चाहता था कि वेनपिंग अंदर मू यान से टकरा जाए। मू यान के नेचर को वो जानता था, शायद वही उसका काम तमाम कर देता। वेनपिंग सीधा उस जगह की तरफ गया जहां झाओ यी गया था। ईंट की दीवार के साथ साथ चलते हुए वो एंड तक पहुंचा। वहां एक छोटा सा कोर्टयार्ड था, एक तरफ कुआं, सामने छोटा सा किचन, लेफ्ट में लकड़ी का शेड, राइट में छोटी सी झोपड़ी। बैम्बू के रैक्स लगे थे जिन पर भीगे कपड़े लटक रहे थे। झाओई कुएं के पास बैठा था, कपड़ों को लकड़ी की स्टिक से पीट रहा था। बिखरे हुए बाल, थका हुआ चेहरा, अंदर का हाल समझना मुश्किल था। झाओई, भंग। स्टिक का कपड़ों पर गिरना रुक गया। उसके हाथ में अभी भी सोपनट पाउडर था, हवा में अटका हुआ। कौन हो तुम? बिखरे बालों के बीच से दो डर से भरी आंखें झांक रही थी। झाओई ने सामने वाले को ध्यान से देखा। उसे याद नहीं आया कि ये कौन है, ना ये फ्लावर मून सिटी का लगता था। पर एक बात ने उसे हिला दिया, ये इंसान उसका असल नाम जानता था। पिछले 1 साल से उसने ये नाम किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि शीहुआ को भी नहीं। वेनपिंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वेनपिंग हूँ, इमॉर्टल सेक्ट का सेक्ट लीडर। अगर तुम मेरे सेक्ट में आना चाहो तो मैं तुम्हें बेस्ट गाइडेंस और मार्शल आर्ट्स दे सकता हूँ। इमॉर्टल सेक्ट, ये 3 शब्द सुनते ही झाओई के चेहरे पर ठंडी सी लापरवाही आ गई। इमॉर्टल सेक्ट तो गिर चुका है, अगर झूठ बोलना ही है तो किसी और का नाम लो। और वैसे भी मैं एक अपाहिज हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं सच में इमॉर्टल सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ, तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। इतना कहकर झाओई खड़ा हुआ, लकड़ी का टब उठाया और किचन की तरफ चला गया। वेनपिंग, तुरंत वेनपिंग बोला, झाओई, अगर तुम इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन करो तो मैं गारंटी देता हूँ 10 साल के अंदर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। झाओई ने कुछ नहीं कहा, पर किचन के दरवाजे पर वो रुक गया। 10 साल, चाहे 10 हो या 20, क्या फर्क पड़ता है। कभी वो 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स के 5th लेवल तक पहुंच चुका था। फ्यूचर में शायद प्रोफाउंड रेलम तक भी जा सकता था, पर आज एक लाचार अपाहिज, टूटी हुई मेरिडियंस के साथ, किसी कुत्ते से भी कम कीमत का बदला, वो तो सपना भी नहीं रहा। फ्लाइंग ड्रैगन एसोसिएशन एक 2 स्टार पावर था, उनके पास प्रोफाउंड रेलम का एक्सपर्ट था और बॉडी रिफाइनमेंट के 13th लेवल के दर्जनों से ज्यादा लोग। बदला लेने के लिए उसे खुद प्रोफाउंड रेलम तक पहुंचना होता और तब तक उनका एक्सपर्ट और भी आगे बढ़ चुका होता। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही एक अपाहिज का। झाओई चुप रहा। वेनपिंग ने तुरंत कहा, अगर मैं तुम्हारी आज़ादी खरीद लूं तो क्या तुम इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन करोगे? शायद। इतना कहकर झाओई किचन में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वेनपिंग ने तुरंत डिसाइड किया, पहले शीहुआ से बात करके झाओई का इंडेंचर्ड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा। इस हालत में वो सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करेगा, उसे प्रूफ चाहिए। बैक कोर्टयार्ड में आकर उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, मासूम चीखें, ट्रेनिंग के शब्द। शीहुआ उन्हें कल्टिवेशन सिखा रही थी। वेनपिंग को देखते ही उसका चेहरा बदल गया। तुम अभी तक यही हो? मैंने कहा था तुरंत चले जाना। शीहुआ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, मेरे साथ चलो। तुम, अगर काओशान सेक्ट के लोगों ने देख लिया तो। दोनों कोने में आए और जैसे ही आए ली हुआ भी चिपक गया, जैसे चुंबक हो। वेनपिंग ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, शीहुआ, मुझे तुमसे एक आदमी चाहिए। एक आदमी? शीहुआ ने अनजाने में ट्रेनिंग करते बच्चों की तरफ देखा। वेनपिंग बोला, उनमें से कोई नहीं, वो लड़का जो तुमने कुछ दिन पहले रखा था। तुम हुअर की बात कर रहे हो? हुअर, हाँ, उसी की। तभी ली हुआ बोल पड़ा, वेनपिंग,
हुअर ने हमारे साथ इंडेंचर साइन किया है। वो जिंदगी भर कपड़े धोएगा, खाना बनाएगा। तुम्हें देना इम्पॉसिबल। वेनपिंग ने उसे सुना ही नहीं। शी हुआ से बोला, अगर तुम उसे मुझे दे दो तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें बदले में 10-12 स्टाफ ला दूंगा। शी हुआ थोड़ा हिचकिचाई, फिर ली हुआ को देखा। हुअर उसका इंडेंचर्ड सर्वेंट है। ली हुआ हंसा। हुअर तुम्हें मिल जाए, सपना देखना बंद करो। दिल ही दिल में खुश था, अब तो तुम मुझे ही पूछ रहे हो ना। तब वेनपिंग ने एक लाइन बोली जिससे ली हुआ का चेहरा सुन्न हो गया। 1000 गोल्ड कॉइन्स। क्या मतलब? हुअर का कॉन्ट्रैक्ट दो और मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स देता हूँ। ली हुआ बोल ही ना पाया। 1000 गोल्ड कॉइन्स, ये कोई छोटी रकम नहीं थी। एक सर्वेंट मार्केट में 10 गोल्ड में मिल जाता था, और यहाँ वेनपिंग एक स्क्रफी लड़के के लिए 1000 गोल्ड दे रहा था। उस पल ली हुआ को लगा वो रातों रात अमीर बन सकता है। इसी वक्त मार्शल आर्ट्स हॉल के एक कोने में झाओई कपड़े लेने जा रहा था। उसने वेनपिंग के शब्द बिल्कुल साफ सुने। उसके कदम रुक गए। उसकी पूरी जिंदगी की कीमत 1000 गोल्ड कॉइन्स। वो जो सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने के लायक था, जिसने सोच लिया था कि पूरी जिंदगी यहीं गुलामी में बीतेगी, आज कोई था जो उसकी आज़ादी के लिए 1000 गोल्ड देने को तैयार था। झाओई ने धीरे से सर उठाया, उंगलियों से आंख का कोना पोंछा। एक चमकती हुई बूंद गिर गई। वो काफी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से खुद से बोला, क्या ये होता है जब कोई तुम्हारी परवाह करता है? डरा हुआ मुयान पीछे हट गया। कलेक्शन और रिकमेंडेशन टिकट्स के लिए रिक्वेस्ट। हुअर, अब तुम्हारा है। बाओ वेनपिन से 1000 गोल्ड लेने के बाद ली हुआ ने अपनी जेब से जाओई का सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट निकाला और आगे बढ़ा दिया। फिर जोर से बोला, हुअर, इधर आ। थड़, बैम, किसी चीज के गिरने की आवाज आई और फिर हुअर कोने से भागता हुआ निकल आया। ली हुआ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और झुंझलाकर बोला, इतना केयरलेस और रेकलेस रहकर तुम क्या ही कर लोगे? आज से तुम लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल का हिस्सा नहीं हो, अब तुम उसके हो। जाओई ने जैसे ही बाओ वेनपिंग की तरफ देखा, एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सीन हुआ। बाओ वेनपिंग ने सबके सामने सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। ली हुआ पहले तो शॉक हो गया, फिर हल्की सी हंसी हंस के पैसे जेब में डाले और चल दिया, शायद कहीं कोने में जाकर सेलिब्रेट करने। लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल, एक कमरा। मुयान जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठा था, मार्शल आर्ट्स की किताबें देख रहा था। उसकी ब्रोज टाइटली नेट थीं। तभी ली हुआ अंदर आया। चेहरा खिला हुआ था। सोच रहा था, हुअर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 10 गोल्ड में बिकता, पर मैंने उसे 1000 में बेच दिया। क्या मस्त डील थी। मुयान को देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। सीनियर ब्रदर मुयान, इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स बाहर खड़े हैं। इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स? मुयान ने तुरंत किताब बंद की। उसके चेहरे पर एक डार्क, डेंजरस स्माइल आ गई। ली हुआ, मेरी तलवार लाओ। आज जो भी इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल दिखेगा, मैं उसे मार दूंगा। अभी लाता हूं। ली हुआ तलवार उठाने गया और धीरे से खुद से बोला, सिस्टर शीहुआ, तुम बाओ वेनपिंग को इतना बचाना चाहती हो तो इसका मतलब है बाओ वेनपिंग को ही मिटाना पड़ेगा। बाहर शीहुआ ने देखा बाओ वेनपिंग ने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। हैरानी से पूछा, तुमने 1000 गोल्ड देकर हुअर को खरीदा, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों फाड़ दिया? बाओ वेनपिंग शांत आवाज में बोला, क्योंकि मैं उसे अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं उसे देना चाहता हूं आज़ादी, जो सोने से भी ज्यादा कीमती होती है, उम्मीद। उसने जाओई की तरफ देखा। चलो मेरे साथ, इमॉर्टल सेक्ट चलो। अगर तुम चाहो, आज से ही तुम इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल बन सकते हो। शीहुआ ये सुनकर बिल्कुल स्टन हो गई। बाओ वेनपिंग, तुमने सिर्फ इसलिए 1000 गोल्ड खर्च किया? तुम जानते हो ना, उसके मेरिडियंस टूटे हुए हैं, वो कल्टिवेट ही नहीं कर सकता। अगर मुझे पहले पता होता मैं तुम्हें रोक लेती। लीहुआ तो अब हंस रहा होगा पैसा लेकर। बाओ वेनपिंग हल्की सी मुस्कान के साथ जाओई के कंधे पर हाथ रखा। बस देखते रहो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब ये वहां खड़ा होगा जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, और लीहुआ उस वक्त इसके जूतों के फीते बांधने के लायक भी नहीं रहेगा।
शीहुआ कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी आंखों के सामने बाओ वेनपिंग की कॉन्फिडेंस इतनी स्ट्रांग थी कि उनके दिल में एक आवाज़ गूंजने लगी। वो सही कह रहे हैं, सच में सही कह रहे हैं। क्या हुआ सच में कोई पियरलेस जीनियस हो सकता है? बाओ वेनपिंग मुस्कुराकर बोला, शीहुआ, आज के लिए थैंक्स, कभी डीमन शेफ का खाना मेरी तरफ से। शीहुआ ने जल्दी से कहा, तुम लोग अभी निकल जाओ, अगर सीनियर ब्रदर मुयान आ गया तो? वहीं उसने एक पावरफुल ऑरा महसूस की। बॉडी रिफाइनिंग 7th लेवल का कल्टिवेटर आ रहा है। लॉन्गहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल में ये पावर सिर्फ मुयान के पास थी, पर तब तक देर हो चुकी थी। मुयान का डर। मुयान तलवार पकड़े कोने तक पहुंच चुका था, बस एक कदम और वो बाओ वेनपिंग को देख लेता। और जैसे ही उसकी नज़र बाओ वेनपिंग पर पड़ी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वही चेहरा, वही कपड़े, वही शांत मुस्कान। उसे युनलान माउंटेन के नीचे हुआ पुराना सीन याद आ गया। उसका बदन कांप गया। तलवार हाथ में लिए ही वो पीछे हट गया, हाथ पसीने से भीग गए। लीहुआ ने हैरानी से पूछा, सीनियर ब्रदर क्या हुआ? मुयान ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई, कुछ नहीं, बस यहीं से देखते हैं। दुश्मन को समझो तभी जीत सकते हैं। तुम भी आगे मत जाना, कहीं वो हमें न देख लें। सच बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अगर लीहुआ को पता चलता कि वो पहले इतना डर चुका है तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। लीहुआ कंफ्यूज था। सीनियर ब्रदर, अगर आप नहीं जाना चाहते मैं उसे बुला देता हूँ, वो मना नहीं करेगा। नहीं, मुयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बस मुझे बाथरूम जाना है, तुम यहीं रहो, कहकर वो तेजी से पीछे हट गया। सीनियर ब्रदर, बाथरूम तो इस तरफ है, लीहुआ चिल्लाया। मुझे घूम के जाना पसंद है। बाद में मुयान कमरे में पहुंचकर तलवार रख देता है और गहरी सांस लेता है। बस बच गया। अगर वो सच में तलवार लेकर आगे बढ़ गया होता तो आज लॉन्गहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल में ही मर जाता। 3 दिन पहले जो कॉन्फिडेंस आया था बॉडी रिफाइनिंग 7th लेवल में ब्रेक थ्रू के बाद, सब हवा हो गया। लीहुआ दूर से उसकी पीठ देखता रहा, दिमाग घूम गया। क्या ये वही मुयान है जो इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स को देखते ही मारने की बात करता था? आज ऐसा लग रहा है जैसे वो डर गया हो। नहीं, ये सिर्फ इल्यूजन है। सीनियर ब्रदर मुयान बॉडी रिफाइनिंग 7th लेवल है। वो उस गरीब बाओ वेनपिंग से क्यों डरेगा? आखिरी सीन। शीहुआ बाद में मुयान के कमरे में आई उसे शुक्रिया कहने के लिए। वो जानती थी अगर मुयान चाहता तो बाओ वेनपिंग जिंदा नहीं बचता। जैसे ही वो बोलने वाली थी, मुयान ने खिड़की से बाहर देखकर पूछा, बाओ वेनपिंग चला गया? हाँ, चला गया। ये सुनते ही मुयान कुर्सी पर गिर सा पड़ा। बच गया, आज किस्मत साथ थी। चैप्टर 63 जाओ ई का सरप्राइज। एक्स्ट्रा चैप्टर सेक्ट लीडर ई न्यानजी जियानके के लिए बाय एरिक। कांगवू सिटी। वेनपिन रात के बाजार में आराम से चल रहा था। उसका मूड काफी अच्छा था। अब बस जाओ ई को इमॉर्टल सेक्ट तक ले जाना बाकी था। जैसे ही वो वहां पहुंचते, मिशन कंप्लीट हो जाता। जाओ ई उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। अचानक मिल गई आज़ादी और कोई ऐसा जो उसकी कदर करता हो, ये सब उसके लिए सपने जैसा था। उसके गोल्डन डेज में भी किसी ने उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जाओ ई ने पूछा, क्या आप सच में इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट लीडर हो? वेनपिन बस मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। युनलान माउंटेन के नीचे। रात होने के बाद दोनों युनलान माउंटेन के नीचे पहुंच गए। जब जाओ ई ने उन 1000 सीढ़ियों को चढ़ते देखा, तब उसे सच में यकीन हो गया। वेनपिन वाकई इमॉर्टल सेक्ट का सेक्ट लीडर है, और ये भी सच है कि उसने उसके लिए 1000 गोल्ड खर्च किया। पर दिल के किसी कोने में थोड़ा सा दुख भी था। इमॉर्टल सेक्ट के गिरने की अफवाह सच थी। अगर सेक्ट आज भी पहले जैसी होती तो शायद फ्लाइंग ड्रैगन एसोसिएशन को टक्कर दे सकती और जाओ ई का बदला लेने का सपना भी और आसान हो जाता। एंट्रेंस फी का झटका। समिट के बिल्कुल पास आकर वेनपिन अचानक रुका और पीछे मुड़कर बोला, जाओ ई, एंट्रेंस फी दो। एंट्रेंस फी? जो भी पैसा तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। जाओ ई थोड़ा हिचकिचाया। सेक्ट लीडर वेन,
आप पहले ही 1000 गोल्ड दे चुके हो मुझे छुड़ाने के लिए। ये तब वेन पिन का चेहरा सख्त हो गया। ये इमॉर्टल सेक्ट का रूल है, एंट्रेंस फी नहीं दोगे तो सेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, और फिर तुम्हारे मेरिडियंस का रिकवरी और रिवेंज वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। वेन पिन मन ही मन सोच रहा था, 1000 गोल्ड की एंट्री फी तो माफ कर ही दी है, और क्या चाहिए भाई। पर जाओ ई का ध्यान किसी और चीज पर था। सेक्ट लीडर, आपने अभी कहा मेरिडियंस रिकवर होंगे? जैसे ही वेन पिन ने ये कहा, जाओई के चेहरे पर एक्साइटमेंट और होप एक साथ भड़क उठे। एक्साइटमेंट लकड़ी बन गया, होप आग बन गई, और दोनों मिलकर अंधेरे में रोशनी बन गए। जाओई ने कांपते हुए पूछा, सच में रिकवर हो सकते हैं? कभी उसने भी सपना देखा था कि अगर उसके मेरिडियंस ठीक हो जाएं तो वो फिर से कल्टिवेट करेगा, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंचने में। उसे मेहनत से डर नहीं था, उसे सिर्फ एक बात का डर था कि वो अपने माँ बाप और बहन का बदला नहीं ले पाएगा। पर मेरिडियंस रिकवर करने के लिए चाहिए होते हैं बेहद रेयर और महंगी चीज़ें। एक बार उसने सुना था एक ऐसी चीज़ बिक रही थी जो मेरिडियंस को रिस्टोर कर सकती थी। प्राइस 50,000 गोल्ड। पूरा जाओ फैमिली बेच दो तब भी उतना नहीं होता। वेन पिन शांत अंदाज में बोला, सिर्फ मेरिडियंस का रिकवरी ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। जाओई तुरंत बोल उठा, मैं एंट्रेंस फी दूंगा, मैं जरूर दूंगा। 22 गोल्ड कॉइन्स। जाओई ने खुद को तलाशना शुरू किया। सीने के पास 1, आस्तीन में 1, बूट के अंदर 1, पैंट्स के फोल्ड में 1। आखिर में टोटल निकले 22 गोल्ड कॉइन्स। वेन पिन ने कॉइन्स लिए और जाओई को ले गया इमॉर्टल सेक्ट के अंदर। इमॉर्टल सेक्ट किचन। हुआई ये रात का खाना बना रही थी। वेन पिन को देखते ही बोली, सेक्ट लीडर, आप वापस आ गए? क्या ये नया जूनियर डिसाइपल है? वेन पिन ने हाँ में सर हिलाया। इसका नाम जाओई है, इसे थोड़ा गाइड करना और पहले खाना दे देना। हुआई ये तुरंत खाना ले आई। ये यांग लेले का लेट नाइट स्नैक है। जाओई ने पहला निवाला लिया और आंखें चमक गई। बहुत टेस्टी है। वेन पिन मुस्कुराकर बोला, हुआई ये बाद में इसे डॉर्मेट्री एरिया ले जाना और सबसे मिलवा देना। हुआई ये खुशी से भरी हुई थी, जैसे कोई सीनियर सिस्टर अपने नए जूनियर को देखकर हो जाती है। डॉर्मेट्री एरिया। खाना खाने के बाद हुआई ये जाओई को डॉर्मेट्री एरिया ले गई। वुडन ब्रिज पर चलते हुए बोली, जूनियर ब्रदर, आज तुम्हारा पहला दिन है, डॉर्मेट्री का खर्चा मैं कवर करूंगी। जाओई समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा हुआई ने एक मेटल बॉक्स में 100 गोल्ड टिकट डाल दिया। सीनियर सिस्टर, यहाँ रहने का 50 गोल्ड पर नाइट लगता है? अंदर जाते ही यांग लेले भागता हुआ आया। हुआई ये मेरा लेट नाइट स्नैक? अरे ये कौन है? ये इमॉर्टल सेक्ट का नया डिसाइपल है, जाओई। जाओई तुरंत झुककर बोला, नमस्ते सीनियर ब्रदर। यांग लेले खुश हो गया। अच्छा लड़का है, मुझे सीनियर ब्रदर यांग बुलाना। मैं 15 साल का हूँ, बॉडी रिफाइनिंग 6th लेवल। जाओई शॉक हो गया। 15 साल और 6th लेवल? उसके लिए तो 15 साल में 5th लेवल ही जीनियस माना जाता था। तब जाओ चिंग आगे आई। मैं जाओ चिंग हूँ, इससे 1 महीना छोटी हूँ, 6th लेवल ही हूँ, और ये यांग लेले मुझसे 10 मूव्स भी नहीं टिक पाता। तू फिर शुरू हो गई? तू ही तो शो ऑफ करता है। दोनों बहस कर रहे थे और जाओई बस देख रहा था। ये गिरता हुआ इमॉर्टल सेक्ट नहीं, ये तो जीनियस फैक्ट्री है। उसने महसूस किया कि वो यहाँ सबसे कमज़ोर है। रात का राज। रात गहरी हो चुकी थी। जाओई सोने ही वाला था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाज़ा खोलो। वेन पिन की आवाज़ थी। जाओई तुरंत उठ गया। सेक्ट लीडर, आप इतनी रात को? वेन पिन बेंच पर बैठा और बोला, याद रखना, इमॉर्टल सेक्ट में कोई भी वीक नहीं होता। तुम्हारे पास भी बड़ी टैलेंट है। मुझे चाहिए तुम अपनी सारी ताकत कल्टिवेशन में लगाओ। जाओई की आंखें चमक उठी। सेक्ट लीडर? वेन पिन ने एक लाइफ सिगार निकाला, जलाया और जाओई को दिया। जैसे मैं करता हूं वैसे ही करो। धीरे इनहेल, धीरे एक्सहेल। कल सुबह तक तुम्हारे मेरिडियंस पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे। जाओई ने सिगार पकड़ा और घुटनों पर गिर गया। धन्यवाद सेक्ट लीडर। वेन पिन ने उसे उठाया। चमत्कार।
जाओई ने पहला पफ लिया। इनहेल, एक्सहेल, दूसरा, तीसरा। 10वीं बार तक उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने महसूस किया कि कुछ उसके शरीर में घुस रहा है। उसके बंद मेरिडियंस धीरे धीरे खुल रहे हैं। उसका दांत्यान जो कब से खामोश था, अचानक की महसूस करने लगा। सिर्फ एक पल के लिए, पर वही पल काफी था। उसके मेरिडियंस वापस आ रहे थे। 1 साल, पूरा 1 साल उसने इस दिन का सपना देखा था, और आज सपना हकीकत बन गया। Chapter 64 Why Kong Goes Up the Mountain. Please add to favorites. सेक्ट लीडर की इस मेहर के लिए जाओ ये जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेगा। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जाओ ये दोबारा घुटनों पर बैठ गया। इस बार जब वेनपिंग ने उसे उठाने की कोशिश की और दोनों हाथों से उसकी कोहनी पकड़ी तो उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे जाओ ये खुद उठना ही नहीं चाहता हो। वेनपिंग समझ गया, ये लड़का सच में दिल से शुक्रगुजार था, वरना बार बार ऐसे झुकने का क्या मतलब। वेनपिंग मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बस कर, उठ जा। जब तेरे मेरिडियंस पूरी तरह ठीक हो जाएं या जब तू अपना बदला ले ले तब फिर से झुक लेना। जी, जाओ यी ने भारी आवाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। ये देखकर वेनपिंग चुपचाप मुड़ गया और बाहर निकल गया। उसने धीरे से डॉर्मेटरी का दरवाजा बंद किया और टिंग्यू पवेलियन की तरफ चल दिया। टिंग्यू पवेलियन, फैसला। टिंग्यू पवेलियन पहुंचकर वेनपिंग ने काओशान सेक्ट का मैप देखा और सोच में पड़ गया। मेन हॉल अपग्रेड करें? पॉसिबल है, लेकिन अभी अट्रैक्शन बढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं। इमॉर्टल सेक्ट को डिसाइपल्स की कमी भी नहीं। तो फिर ग्रेविटी फील्ड, ट्रायल ग्राउंड। कुछ पल सोचने के बाद वेनपिंग ने फैसला किया, सिस्टम टिंग्यू पवेलियन अपग्रेड करो। असल में वेनपिंग चाहता था कि इविल स्पिरिट नाइट और भी पावरफुल बन जाए। अभी भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर थोड़ा और अपग्रेड हो जाए तो शायद सीधा प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हो गया तो रात में इमॉर्टल सेक्ट में घुसने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। सिस्टम की आवाज आई, टिंग्यू पवेलियन अपग्रेड होने के बाद इविल स्पिरिट नाइट रात के बंधन से मुक्त हो जाएगा, दिन में भी चल सकेगा और उसकी ताकत लोअर प्रोफाउंड रेल्म तक बढ़ जाएगी। साथ ही उसे लोगों की आंखें अंधी कर देने की शक्ति मिलेगी। ब्लू फायर? वेनपिंग ने पूछा। हाँ, इविल स्पिरिट नाइट अब एक एंजल में इवॉल्व होगा। उसकी पीली आग नीली आग में बदल जाएगी और अगर वो चाहे कि उसे कोई ना देखे तो कोई भी मॉर्टल उसे महसूस नहीं कर पाएगा, चाहे वो सामने ही क्यों ना खड़ा हो। ये सुनते ही वेनपिंग खुशी से भर गया। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। बस यही सही डिसीजन है। सिस्टम, टिंग्यू पवेलियन अपग्रेड करने में कितने गोल्ड लगेंगे? 35,000 गोल्ड कॉइन्स। वेनपिंग ने तुरंत कंपेयर किया। मेन हॉल अपग्रेड 50,000 गोल्ड, टिंग्यू पवेलियन अपग्रेड 35,000 गोल्ड। टेक्निकली मेन हॉल ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था, पर इस वक्त इविल स्पिरिट नाइट ज़्यादा ज़रूरी था। सिस्टम, टिंग्यू पवेलियन अपग्रेड करो। कंफर्म? कंफर्म। अपग्रेड स्टार्ट। टिंग्यू पवेलियन अपग्रेड का टाइम 1 घंटा। न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड, सेक्रेड इविल स्पिरिट नाइट। न्यू आइटम्स अवेलेबल इन शॉप। माउंटेन पेट्रोल, कुछ अजीब। इसी वक्त पहाड़ों में पेट्रोल कर रहे इविल स्पिरिट नाइट और माउंटेन डॉग हा अचानक रुक गए। इविल स्पिरिट नाइट जोर से हंसा। उसके आसपास की आग और तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं जलने लगी और पूरा जंगल डर के माहौल से भर गया। अगले ही पल इविल स्पिरिट नाइट गायब हो गया। हाहा की आंखें बुझ गईं, उसके पैरों के नीचे का फायर लोटस भी गायब हो गया। वुफ वुफ! जमीन पर उतरते ही हाहा भौंकने लगा, जैसे अपने साथी को ढूंढ रहा हो। सेक्ट यूनिफॉर्म एनहांसर। टिंग्यू पवेलियन के बाहर लॉन में वेनपिंग बैठा था। उसके पीछे टिंग्यू पवेलियन सफ़ेद धुंध में घिरा हुआ था। अपग्रेड चल रहा था। तब वेनपिंग ने सिस्टम से कहा, शॉप खोलो। उसके सामने सीन बदला। शॉप खुली, पर अंदर कोई लाइफ सिगार या छोटी चीज नहीं थी। एक सफ़ेद लोहे का बॉक्स था। नाम लिखा था, सेक्ट यूनिफॉर्म एनहांसर। ये क्या है? वेनपिंग ने पूछा।
सिस्टम बोला, हर सेक्ट की अपनी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि सेक्ट की पहचान होती है। सेक्ट यूनिफॉर्म एनहांसर से आप अपनी सेक्ट के लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म बना सकते हैं जिसमें खास पावर्स होंगी, जैसे स्वॉर्ड प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, और ये वही है जो आप कुछ दिन पहले चाह रहे थे। और क्या एबिलिटीज होंगी? 3 मेन एबिलिटीज, वेट इंक्रीज, इंजरी शील्ड और स्पीड बूस्ट। एबिलिटीज का मतलब, वेट इंक्रीज, पतली सी रिबन को भी 100 जिन यानी 50 किलो भारी बना सकता है। जो पहनेगा उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ट्रेन होंगी। सालों बाद जब ये उतरेगा तो खुद को नया जन्म मिला हुआ महसूस करेगा। इंजरी शील्ड, बॉडी रिफाइनिंग 13th लेवल के फुल पावर अटैक को भी 1 मिनट तक रोक सकता है। स्पीड बूस्ट, पहनने वाला स्पिरिट विंड स्टेट में आ जाता है और रनिंग स्पीड 30% बढ़ जाती है। वेन पिंग गहरी सोच में पड़ गया। सिस्टम, इस सेक्ट यूनिफॉर्म एनहांसर की प्राइस क्या है? 5000 गोल्ड कॉइन्स। मैं खरीदता हूँ। पॉकेट में हाथ डालते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल आया, इमॉर्टल लाइट विंड, स्पेशल एबिलिटीज वाली सेक्ट यूनिफॉर्म शायद दुनिया में एक ही होगी। अगला सुबह, हुआईकोंग का सफर। अगली सुबह लाल सूरज की रोशनी युनलान माउंटेन की सीढ़ियों पर पड़ी, जैसे पूरे पहाड़ पर लाल कारपेट बिछ गया हो। हवा चल रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे और इस शांति में चलना मन को शांत कर देता था। यांग जोंगशियन और हुआईकोंग सुबह सुबह पहाड़ चढ़ रहे थे। आज वो यूमो को देखने आ रहे थे, जो अब इमॉर्टल सेक्ट में काफी अच्छा लग रहा था। वो अपने साथ कई चीजें लाए थे, न तो खाना, न ही जिनसिंग या डियर एंटलर जैसे सप्लीमेंट्स, पर जो लाए थे उसकी दवाई की ताकत उन सबसे ज्यादा थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाले थे, यांग जोंगशियन ने सर्वेंट को डांटते हुए कहा, जल्दी करो, आज की मेडिसिनल क्विजीन पहले इमॉर्टल सेक्ट में ही बनानी है, टाइम कम है। हुआईकोंग पूरे रास्ते सोच में डूबा रहा। अचानक बोला, यांग भाई, मैं रेसिपी 10 बार याद कर चुका हूँ, पर मुझे लगता है 1 घंटा इस मेडिसिनल क्विजीन के लिए काफी नहीं होगा। यांग जोंगशियन ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो एल्डर योन से ज्यादा टाइम मांग लेंगे। रूल्स इंसान के लिए होते हैं, इंसान रूल्स के लिए नहीं। आज हम यूमो के लिए आए हैं, हम किचन में ही रहेंगे, आधा घंटा और मिल जाएगा। हुआईकोंग चुप रहा। उसे लग रहा था अगर टाइम बढ़ाया जा सकता होता तो युन लियाओ पहले ही मान जाता। तब पास खड़े सर्वेंट आ लोंग ने बोला, हुआईकोंग एल्डर, आप जो की रिप्लेनिशिंग मेडिसिनल क्विजीन बना रहे हैं वो मेरे मास्टर के लिए है। ये इनडायरेक्टली इमॉर्टल सेक्ट के सेक्ट लीडर की मदद ही है। इमॉर्टल सेक्ट वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, है ना? यांग जोंगशियन ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, ये मेडिसिनल क्विजीन सेक्ट लीडर वेन का काम आसान कर देगी। एल्डर यून इतने सख्त नहीं होंगे। चैप्टर 65, हुआईकोंग, जो अपनी ही होशियारी का शिकार बना। सीकिंग कलेक्शन। इस मेडिसिनल क्विजीन के लिए यांग फैमिली ने बहुत मेहनत से सामान इकट्ठा किया था। हर एक जड़ी बूटी 100 साल से ज्यादा पुरानी थी और इन सब की कीमत मिलाकर 5000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा होती थी। इसका असर था की को भरना और शरीर को पोषण देना। मेडिसिनल क्विजीन में भी ये एक बहुत ही कीमती रेसिपी मानी जाती थी और एक बार जब ये सामान ऊपर पहुंच गया तो नेचुरली वापस ले जाना मुमकिन ही नहीं था। युनलान माउंटेन पर मुलाकात। जैसे ही दोनों युनलान माउंटेन पहुंचे, उनकी मुलाकात युन लियाओ से हुई। जब युन लियाओ को पता चला कि आज हुआईकोंग मेडिसिनल क्विजीन बनाने आया है तो वो थोड़ी देर सोच में पड़ा, पर आखिरकार मान गया कि उन्हें इमॉर्टल सेक्ट में थोड़ा और रुकने दिया जाए। हुआईकोंग की मेडिसिनल क्विजीन की रेप्यूटेशन वो पहले ही सिंग्युए शहर में सुन चुका था। कहते थे, हुआईकोंग की बनाई दवाई खाने से लंगड़ा चलने लगता है और अंधा देखने लगता है। अगर ताओटी अपने खाने के लिए मशहूर था तो हुआईकोंग का नाम पूरे ईस्ट लेक में उसकी मेडिसिनल क्विजीन की वजह से फैला था। पिछले कुछ दिनों से ऑनर्ड एल्डर भी उनके साथ सिर्फ नॉर्मल खाना ही खा रहे थे, जो उनकी कंडीशन के लिए काफ़ी नहीं था। अब जब मेडिसिनल क्विजीन अवेलेबल थी और वो एल्डर के लिए फ़ायदेमंद थी तो यून लियाओ के पास मना करने का कोई रीज़न नहीं बचा।
उसने सोचा, जब एल्डर पूरी तरह ठीक हो जाए तो उससे प्रोफाउंड रेल्म के बारे में कुछ सवाल भी पूछ सकता हूँ। यून लियाओ बोला, डीमन शेफ, आज तुम अपनी मर्जी से काम करो। आज 1 घंटे का रूल फॉलो करना जरूरी नहीं है। हुआईकोंग ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। यांग जोंगसियान मुस्कुराया, धन्यवाद एल्डर यून, हम तो आते वक्त ही चिंतित थे कि वक्त कम ना पड़ जाए। अब जब समय का बंधन नहीं रहा तो ये मेडिसिनल क्विजीन भाई यू के लिए बिल्कुल सही वक्त पर बन जाएगी। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। यून लियाओ ने सिर हिलाया, तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। जाते जाते यांग जोंगसियान ने पूछ लिया, एल्डर यून, क्या सेक्ट लीडर वेन लौट आए हैं? किचन में हंगामा। यून लियाओ जाते ही किचन में तेज एक्टिविटी शुरू हो गई। जल्दी करो, सब उतारो, लिली वहां रखो, स्टार शेल्स को कटिंग बोर्ड पर पीस दो। हुआईकोंग की आवाज किचन के अंदर बाहर गूंज रही थी। टिंग्यू पवेलियन, इमॉर्टल ब्रीज। उसी रात यून लियाओ को वेनपिंग के लौटने की खबर मिल चुकी थी। वो यांग जोंगसियान को साथ लेकर टिंग्यू पवेलियन गया। अंदर जाने की इजाज़त मिलते ही यांग जोंगसियान ने 2 ताकतवर आदमियों से लकड़ी का एक बक्सा रखवाया। यहीं रखो। थुड। बक्सा वेनपिन के सामने रख दिया गया। यांग जोंगसियान बोला, सेक लीडर वेन, इमॉर्टल ब्रीज के 3 नमूने तैयार हैं, कृपया देखिए। वेनपिंग ने सिर हिलाया। बक्सा खोलते हुए यांग जोंगसियान ने समझाया, इस डिज़ाइन की इंस्पिरेशन मुझे मेरी पत्नी से मिली। नाम है इमॉर्टल ब्रीज, तो नेचुरली इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कपड़ा ऐसा है जो 100 साल तक अपनी शेप रखेगा और इतना सॉफ्ट है कि सर्दी में गरम, गर्मी में ठंडा। ये पहली लेयर है। दूसरी लेयर है एम्ब्रॉयडरी, जैनमू ट्री के पत्तों का डिज़ाइन जो सेंचुरी ओल्ड सिल्कवर्म के रेशम से बना है। हल्का, नरम और इमॉर्टल होने का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है सेक्ट लीडर वेन को ये पसंद आएगा। वेनपिंग ने बिना देखे ही कहा, बाकी देखने की जरूरत नहीं, बस यही एक लो। ट्राई करके देखिए सेक्ट लीडर। यांग जोंगसियान ने खुद कपड़े पहनाए, शर्ट, पैंट्स और बेल्ट सब सेट कर दिया। साइड में खड़े यून लियाओ ने थम्स अप दिखाया। सेक्ट लीडर, लग रहे हो एकदम शानदार। वेनपिंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यांग क्लैन लीडर, इसी डिज़ाइन पर 20 सेट्स बना दो, हर सेट 150 गोल्ड कॉइन्स में। किचन की तरफ। कपड़ों का काम फाइनलाइज करके वेनपिंग सबके साथ किचन की तरफ चला। रास्ते में सिस्टम ने बताया, हुआईकोंग और उसके लोग 1 घंटे से ज़्यादा से इमॉर्टल सेक्ट में हैं। वेनपिंग ने मैप देखा तो हुआईकोंग की लोकेशन सीधी किचन में थी। वेनपिंग ने पूछा, आज हुआईकोंग खुद बना रहा है? नहीं, आज वो मेडिसिनल क्विजीन बना रहा है। मेडिसिनल क्विजीन? सुबह सुबह? नहीं सेक्ट लीडर, ये एल्डर यू के लिए है। मेडिसिनल क्विजीन ठंडी हो जाए तो असर आधा रह जाता है, इसलिए वो हमारी किचन उधार ले रहा है। और वो 1 घंटा तो हो ही गया है ना? वेनपिंग की नज़र यून लियाओ पर टिक गई। यून लियाओ थोड़ा अनईजी हो गया। मेडिसिनल क्विजीन बनाने में ज़्यादा समय लगता है। मसला वक्त का नहीं है। यून लियाओ और यांग जोंगसियान दोनों ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा वेनपिंग सिर्फ टाइम रूल के पीछे पड़ा है, लेकिन अगले ही पल वेनपिंग सीधा किचन की तरफ बढ़ गया। ना कोई मुस्कुराहट, ना भूख का अंदाज, सिर्फ सीरियसनेस। किचन का तनाव। वेनपिंग दरवाजे पर खड़ा हो गया और अंदर का मंजर देखा। हुआईकोंग पूरी तरह काम में लगा हुआ था। जैसे ही हुआईकोंग ने मुड़कर देखा, सेक्ट लीडर वेन, आप वापस आ गए। डीमन शेफ, तुम क्या बना रहे हो? हुआईकोंग ने जल्दी से कहा, सेक्ट लीडर वेन, आज मैं मेडिसिनल क्विजीन बना रहा हूँ जो की और खून को मजबूत करता है। ये यू मो के लिए बहुत ज़रूरी है। यांग जोंगसियान भी बीच में बोला, सेक्ट लीडर वेन, ये टॉनिक सच में ब्रदर यू के लिए फ़ायदेमंद है। वेनपिंग ने बस पीछे रखे लोहे के बर्तन को देखा, उसमें से भाप जोर से निकल रही थी। हुआईकोंग बोला, इस मेडिसिनल क्विजीन को बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा देर रुक गए। यांग जोंगसियान ने भी समर्थन किया, सेक्ट लीडर वेन, हम सिर्फ ब्रदर यू की सेहत के लिए ये कर रहे हैं। वेनपिंग शांत आवाज़ में बोला, मसला वक्त का नहीं है, मसला तुम्हारी मेडिसिनल क्विजीन का है। ये की रिवाइटलाइजिंग सूप है। मैं इसे 10 साल से बना रहा हूँ। बहुत लोग एक ही बोल से ठीक हो गए हैं। वेनपिंग ने कहा, अगर डीमन शेफ इतने कॉन्फिडेंट है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बनाते रहो। पर एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ। क्या?
जैसे ही ये मेडिसिनल क्विजीन एल्डर यू के पेट में जाएगी, तुम एल्डर यू को तुरंत पहाड़ से नीचे ले जा सकते हो। सेक्ट लीडर वेन का मतलब क्या है? कोई खास रीजन नहीं। सच ये था, वेनपिंग ने यूमो का इलाज लेने की जिम्मेदारी ले रखी थी और उसने दवा के नाम पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स गोल्ड कॉइन्स भी ले रखे थे। अब वो खुद को एक डॉक्टर मानता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई पेशेंट उसकी दवा भी ले और साथ में किसी और की दवा भी। जैसे कोई बिना वजह के फ्राइड एग पसंद करे और बॉइल्ड एग से नफरत। रीजन की ज़रूरत नहीं होती, बस नफरत काफ़ी होती है। और जब वो डॉक्टर बन चुका था तो ये फीलिंग और भी गहरी हो गई। वेनपिंग ने सीधा कह दिया, डीमन शेफ, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम एल्डर यू को नीचे ले जा सकते हो। मैं वेनपिंग उसका इलाज नहीं करूंगा जो मेरी दवा के साथ किसी और की दवा भी ले। हुआईकोंग ने नहरी तैयार मेडिसिनल क्विजीन की तरफ देखा, फिर धीरे से सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गहरी दुविधा साफ दिख रही थी।